साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा MPPSC पर। साथियों, इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, में प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला 5 ईयर प्लान की बात करें अगर हम, तो 1951 से, ठीक है, 1956 तक ये लागू थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद किसने शुरू की थी? देखिए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री ने, ठीक है। देखिए, तो इस परियोजना में, या यूँ कहें इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो कृषि विकास को, यहाँ पर आंसर क्या होगा? कृषि विकास को, ठीक है। देखिए दोस्तों, उस समय क्या है, जीडीपी का जो लक्ष्य था, जीडीपी का जो लक्ष्य था उस समय की बात कर रहे हैं, तो वो था 2.1, ठीक है। ये इतना निर्धारित किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए दोस्तों, बात ये है कि 8 दिसंबर 1951 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को पेश किया था और योजना आयोग का गठन भी किया था। अब चूंकि कृषि के विकास को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उस दौरान खाद्यान्न की विशेष कमी थी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ पर पहली की बात करें तो वो कृषि के विकास को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 20 सूत्रीय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। देखिए दोस्तों, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करें तो ये 1975 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है। यह असल में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें संशोधन की अगर बात करें तो पहली बार जब संशोधन हुआ तो 1982 में, और दूसरी बार इसमें संशोधन हुआ 1986 में, ठीक है। 1986 में इनमें संशोधन हुआ। अगर हम 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करें 86 के हिसाब से, देखिए, तो गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में था 86 के आधार पर, ठीक है। इस कार्यक्रम में गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्गों की सुरक्षा और सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ई गवर्नेंस जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, केंद्र में कार्यक्रम की निगरानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपी गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। देखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप का मतलब यहाँ है प्रति व्यक्ति उत्पाद से, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कह रहे हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। देखिए साथियों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें अगर, तो इसको UTI कहा जाता है, ठीक है, UTI, ठीक। तो UTI की स्थापना की बात करें तो 1964 में की गई थी, ठीक है, 1 फरवरी 1964
1964 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के तहत। ठीक है, यूटीआई एक्ट कह लीजिए, यूटीआई एक्ट 1963 के तहत इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को की गई थी। ठीक है, यह वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश संस्था है। ठीक है, देखिए वैधानिक सार्वजनिक क्षेत्र की निवेश संस्था है और इसका उद्देश्य क्या है? समुदाय की बचत को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, है ना, वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए कौन सी संस्था है जिससे ये इंडेक्स जारी किया जाता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये जो विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, देखिए दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच या विश्व आर्थिक फोरम कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में ये कहाँ स्थित है? कोलोगनी में। ठीक है, कोलोगनी, कोलोगनी में स्थित है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस समय वर्तमान में अगर हम ये कहें कि जो है इसके सीईओ कौन है, वो क्लॉस एम श्वाब हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखिए साथियों माफ़ कीजिएगा, जो क्लॉस एम श्वाब हैं वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष कह लीजिए वो हैं, है ना, देखिए ये हैं बोर्ज ब्रेंजे। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नाइजीरिया सॉरी नॉर्वे के हैं। ठीक है, नॉर्वे के। ठीक, ये इसके अध्यक्ष हैं। कब से? 2017 से इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। देखिए, केंद्र सरकार को धन आवंटित करना, राज्य सरकार को धन आवंटित करना, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, ये इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, देखिए भारत में वित्त आयोग की स्थापना की अगर बात करें तो 1951 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य यही था, केंद्र और राज्यों के बीच, है ना, वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। तो ये है, प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, संविधान में अगर बात करें कि कहाँ ये लिखा हुआ है, तो संविधान के अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग संबंधी प्रावधान है। ठीक है, देखिए संवैधानिक निकाय है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 280 में लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 280 में संवैधानिक निकाय है, अर्ध न्यायिक संस्था है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, देखिए साथियों, वित्त आयोग के गठन की बात करें अगर, तो वित्त आयोग का गठन प्रेसिडेंट द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर। तो इसमें क्या होता है? देखिए दोस्तों, संरचना की अगर बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, है ना, ठीक है, एक अध्यक्ष
और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, 4 सदस्य। देखिए ये चीज़ है। अगर हम पहले वित्त आयोग की बात करें तो पहले वित्त आयोग का कार्यकाल देखिए 1952 से और 1957 तक था। ठीक है, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ठीक है, के.सी. नियोगी, ये क्षितिज चंद्र नियोगी ये थे। ठीक है, और दूसरे की बात भी कर लें अगर, तो दूसरा जो है वो के संथानम थे। ठीक है, के संथानम ये दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, और इस वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो 1957 से लेकर के 1962 तक था। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा वर्तमान समय की बात कर लेते हैं, हाल में। तो देखिए हाल की अगर बात करें हम, तो देखिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, 15वां, इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह। ठीक, देखिए 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष हैं एन के सिंह। अगर हम देखिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल की बात करें तो 2020 से लेकर के, है ना, और 2025 तक है। ठीक, 14वें वित्त आयोग की अगर बात करें, देखिए दोस्तों 14वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष थे वाई बी रेड्डी। ठीक है, वाई बी रेड्डी। ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, और इनका कार्यकाल यानी कि इस वित्त आयोग का कार्यकाल था 2015 से लेकर के 2020। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम इसमें आगे ये बात करेंगे कि वित्त आयोग जो है, देखिए 15वें वित्त आयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, वित्त आयोग संबंधी हमारा वीडियो है इसी चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सैन वेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से, केंद्रीय गृह कर से, एक्साइज ड्यूटी से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सैन वेट जो है वो एक्चुअली है क्या। देखिए सैन वेट का मतलब है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये है इसका, ये है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखिए, तो इसकी बात करें तो इसका जो संबंध है वो है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये क्या है कि उत्पाद के लिए खरीदे गए इनपुट पर केंद्रीय एक्साइज या अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए भुगतान की गई ड्यूटी के संबंध में, है ना, भुगतान किए गए एक टैक्स के संबंध में है, क्रेडिट है। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश में सर्वप्रथम नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया था। देखिए दोस्तों, नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति, इसका गठन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था। ठीक है, ये है। अब ये कहाँ, देखिए हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, इसका गठन किया गया था। देखिए यहाँ पर बात यह है कि इस कमेटी के अध्यक्ष की अगर बात करें, ठीक है, देखिए अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, इस कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है
कहाँ स्थापित किया गया? देखिए अहमदाबाद, गांधीनगर, नागपुर या जबलपुर। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है वो गांधीनगर में स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, इसको हम कहते हैं IFSC, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। ठीक है, तो इसका जो केंद्र भारत में है गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए भारत के संबंध में अगर हम देखें तो सेबी जो कंपनी है यानी भारत सरकार से संबंधित है, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोलते हैं इसका, है ना, सदस्य है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन है एक, है ना, IOSCO बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन। ठीक है, इसका सदस्य है ये। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक, है ना, HDI बोलते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये किस आधार पर जारी किया जाता है इसकी बात कर रहे हैं। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, HDI जो है वो इन सभी आधारों पर जारी किया जाता है। ठीक है, कौन जारी करता है? UNDP। ठीक है, UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब देखिए इस UNDP ने 2022 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसके अनुसार 2021 में भारत की रैंकिंग की बात करें अगर, तो भारत जो है वो 132वें नंबर पर है। ठीक है, इसका स्थान कौन सा है? भारत का 132वां। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए अगर 20 की बात करें तो 20 में जब रिपोर्ट आई थी मतलब इसकी, तो उस समय भारत का स्थान 131वां था। ठीक है, तो ये चीज़ है कि स्थान में गिरावट आई है, ये चीज़ है। देखिए अगर हम इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो दोस्तों पहले स्थान पर जो है वो कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है नॉर्वे। ठीक है, ये चीज़ है। आइसलैंड इसमें तीसरे स्थान पर है। चलिए अगला देखेंगे अब हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, इस संबंध में एक फैक्ट और है। मानव विकास सूचकांक 1990 में महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, महबूब उल हक, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। देखिए विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? भुगतान संतुलन से, उधार समाधान से, जीवन प्रत्याशा से या गरीबी रेखा से। देखिए यहाँ पर क्या विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से संबंधित है ना, आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक क्या है? देखिए ये क्या है? ICAR, नाबार्ड, RBI या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक क्या है? तो ये है एक्चुअली नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये है। देखिए इसकी स्थापना की बात करें अगर हम,
तो 1982 में इसकी स्थापना इंदिरा गांधी के प्रयासों से की गई थी। ठीक है, देखिए साथियों, इसका जो काम था कि नाबार्ड की बात करें कि नाबार्ड क्यों बनाया गया, है ना। देखिए नाबार्ड के लिए जो है, देखिए इसका काम क्या है, जैसे कृषि ऋण है यानी कि एग्रीकल्चरल लोन। ठीक है, कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, अच्छा कहाँ स्थित है, देखिए ये स्थित है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ये स्थित है, ये चीज़ है। अब देखिए, ठीक है, देखिए सुचींद्र मिश्र इसके इस समय अध्यक्ष हैं नाबार्ड के। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, तो देखिए ये 2005 में पारित हुआ था अधिनियम। ठीक है, इसको हम मनरेगा कहते हैं। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, शुरुआत में ये नरेगा के नाम से योजना आई थी, उसके बाद इसको जो है केंद्र सरकार ने इसका नाम महात्मा गांधी जोड़ करके मनरेगा इसको कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 100 दिन का रोजगार, ये था मामला। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, तो 2005 में लागू किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए साथियों, अगला प्रश्न है गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा के गठन का विचार किसने दिया था। देखिए मोहम्मद यूनुस, उर्जित पटेल, वाई बी रेड्डी या मनमोहन सिंह। देखिए साथियों, ये जो गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा के गठन का विचार दिया था वो है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। अब कहाँ के हैं ये मोहम्मद यूनुस, ये हैं बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के हैं, अर्थशास्त्री, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, 2006 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यह भी फैक्ट एक याद रखने लायक है, शांति का नोबेल। ठीक है, संयुक्त रूप से दिया गया था, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को भी इसमें मतलब दिया गया था। ठीक है, एक्चुअली मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट। देखिए साथियों, प्रश्न पूछ रहे हैं किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय आय, जनसंख्या और एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए राष्ट्रीय आय मतलब प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों के आधार पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है वे कौन हैं। ठीक है, तो वे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बात करेंगे अगर, देखिए साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हैं, ठीक है अभी हैं, वो भारत गणराज्य यानी भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। पहली बात तो ये है। ठीक है, 13वें प्रधानमंत्री। इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था, एक वर्तमान पाकिस्तान 1932 में हुआ था। ठीक है, तो वो इस समय प्रथम उनका जन्म स्थान जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, देखिए इनको जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जा चुका है।
ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, ये है। और इसके अलावा देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, देखिए साथियों, वे 2004 से 2009 तक पहले मतलब 13 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने 2009 से 2014 तक भी उन्होंने एक और कार्यकाल पूरा किया। ठीक है, वे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और यूजीसी के अध्यक्ष यानी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे पदों का निर्वहन किया, यानी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय में सचिव, उन्होंने काफ़ी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने काफ़ी पदों पर कार्य किया है। ठीक है, तो भारत में वे आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब वित्त मंत्री थे, जब इन्होंने ये आर्थिक सुधारों का जनक इन्हें कहा गया, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे देखिए पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ये प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उनके कार्यकाल में ये वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। चलिए अगला देखेंगे। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, देखिए तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ठीक है, देखिए तृतीय क्षेत्र जो है उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र यानी जैसे जैसे अर्थव्यवस्था डेवलप करेगी तो उसी हिसाब से सर्विस सेक्टर बढ़ता जाएगा अपने आप। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए मैं बता दूं, वित्तीय सेवाएं है ना, परिवहन, ठीक है परिवहन, ठीक है दूरसंचार, देखिए स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अलावा परामर्श है ना, आदि सेवाएं इसमें शामिल हैं। चलिए अगला देखेंगे। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, देखिए यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक एचडीआई के निर्धारण में शामिल किए जाने वाले अवयव होते हैं, है ना। कौन कौन से पैरामीटर हैं? देखिए प्रति व्यक्ति आय ये शामिल है, साक्षरता दर ये भी शामिल है, जन्म पर जीवन प्रत्याशा ये भी शामिल है। तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यूएनडीपी और एचडीआई के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध है। देखिए सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो आरक्षण से संबंधित है, कराधान से, गरीबी रेखा निर्धारण से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध है वो है गरीबी रेखा निर्धारण से। ठीक है, देखिए दोस्तों गरीबी के अनुमान की विधि पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में किया गया था। ठीक है, 2009 में। दोस्तों माफ़ कीजिए 2009 में इसका गठन नहीं, बल्कि 2009 में एक्चुअली 2009 में इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, गठन की बात करें अगर तो गठन इसका 2005 में किया गया था। ठीक है, 2005 में गठन किया गया था, 2009 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, गरीबी की पहचान के आधार के रूप में रहने की लागत को अपनाया। देखिए दोस्तों इसमें क्या, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है।
पूंजीवादी, मिश्रित, बंद, समाजवादी। देखिए साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, यह दुनिया की, देखिए दुनिया की वैसे तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, एक्चुअली 2017 में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया गया था। ठीक है ना। तो ये है। अब देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था से संबंधित हमने कुछ प्रश्न अभी पढ़े। ठीक है, और अर्थव्यवस्था से संबंधित ठीक है अन्य प्रश्नों का अभ्यास हम अन्य दूसरे वीडियो में है ना करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।